बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें 3 तरह से ग्रुपिंग होता है। एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में कर सकते हो और मिक्स्ड में कर सकते हो। ठीक है, तो सीरीज में जैसे कि रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ते चले आ रहे हैं, उसी तरह से अगर डायरेक्ट एक एंड से दूसरा एंड, जैसे एक ये है दूसरा ये है, दोनों को इस तरह से बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे अगर ऐड करते चला गया वन एंड टू एंड पे, तो ऐसे को सीरीज बोलते हैं। और इस तरह से अगर ऐड करते चले गए तो वैसे को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ये सब आप लोग पहले से जान रहे हो कि सीरीज कैसे पहचानते हैं, पैरेलल कैसे पहचानते हैं। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला लेकर के केस चल रहा है हम लोग सीरीज का। तो मान लेते हैं कि सीरीज में n आइडेंटिकल, कैसा है, आइडेंटिकल। ध्यान रखना कि सेल्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग आइडेंटिकल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया गया है कि कंसीडर हम लोगों ने कर लिया है, कंसीडर n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स और सभी का EMF, ईच ऑफ EMF, सभी का EMF कितना है, E है, एंड सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, यानी 2N एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा, यानी इसका भी EMF E है और रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका भी E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसका भी E है, इंटरनल। यानी इस तरह से n टाइम्स कितना ऐसा जोड़ा गया है, तो n गो। ठीक है, n ऐसा आइडेंटिकल सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब n को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आप बता सकते हो कि जो E होगा, EMF टोटल या इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, E इफेक्टिव, वो कितना होगा बता सकते हो। इसका E, इसका E, इसका मान लो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 3 रहता तो कितना वोल्ट बोलते हैं, 15 वोल्ट। तो इसी तरह से मतलब कि क्या किए, 3 है तो तीनों को अगर ऐड कर दिए, यानी 2 है तो 2 इंटू E, 5 मान लो कि 10 था, 5 5 तो 2 गुना 5, 5 5 5 तो 3 गुना 5, n है तो कितना हो जाएगा, और E है सबका, n ऐसा सेल्स है और सबका EMF E है, तो E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 9th का, समझ सकते हो इतना। तो ये n इंटू E हो गया। सबको कैसे हो गया, चाहो तो लिख सकते हो, सबका जोड़ दिए, E प्लस E प्लस E प्लस E कहाँ तक, n टाइम्स तक, 10 टाइम्स जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, n इंटू E हो गया। ठीक है, उसी तरह से स्मॉल r इफेक्टिव अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि छोटा r इफेक्टिव कितना है, तो देखो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हो, डायरेक्टली ऐड कर दे रहे थे, तो r प्लस r प्लस r प्लस r n टाइम्स ऐसा ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस r कितना टाइम्स है, ये भी n टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब तुमसे पूछ दिया जाएगा, ये तो छोटा r इफेक्टिव है, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि टोटल r कितना है, तो क्या टोटल r निकाल सकते हो, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो, तो इसका जो भी आएगा इसके साथ भी तो सीरीज में ही है ना, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, इसका टोटल, मान लो इस पूरे का टोटल 5 आता, 5 और प्लस ये r, 5 प्लस r हो जाता है क्योंकि सीरीज में ही है दोनों। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू r और प्लस r पूरे सर्किट के लिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट या टोटल भी इसको बोल सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट के लिए। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो n इंटू r। टोटल EMF कितना आ गया, तो n इंटू E। टोटल अगर पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ दे तो n इंटू r और प्लस ये r सीरीज में है जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए इसमें कि करंट की वैल्यू बता दो कि करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, तो क्या करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है, नाउ करंट I बराबर कितना हो जाएगा,
तो आई बराबर हम लोग जानते हैं कि ऊपर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ, जो भी इफेक्टिव ईएमएफ है, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव ईएमएफ की वैल्यू कितना है, तो इफेक्टिव ईएमएफ आया एन इंटू टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आया, तो एन इंटू आर प्लस आर। तो बस ये करंट की वैल्यू हो गया किस चीज़ के लिए, सीरीज़ के लिए। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई संदेह नहीं होगा इतना में आपको। ठीक है, इसी में एक दो स्पेशल केस भी देखा जा सकता है, तो एक दो स्पेशल केस में हम लोग क्या देख लेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो स्पेशल केस में सबसे पहला कि अगर इफ़ जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू बहुत बहुत बड़ा मान लेते हैं रहा एन इंटू आर से, यानी ये 100 है और ये मान लेते हैं 0.5 आया, तो उस सिचुएशन में क्या है, 0.5 को हटा सकते हो, यानी नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में एन इंटू आर को क्या कर देंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके मुकाबले में इसका वैल्यू ना के बराबर बिल्कुल है, तो नेगलेक्ट कर दोगे तो आई बराबर कितना मिल जाएगा सिर्फ, यानी एन प्लस आर प्लस एन आर प्लस आर की जगह सिर्फ कितना लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ना के बराबर है तो हटा दो, तो बस कितना बच जाएगा, एन इंटू ई अपॉन आर बच जाएगा। करंट की वैल्यू सिर्फ कितना है, एन इंटू ई अपॉन आर। क्लियर है, तो इस तरह से इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, एन इंटू ई अपॉन क्या चीज़, आर, और ई अपॉन आर आप अच्छे से देखोगे तो क्या होता है, भी बराबर कितना पढ़े थे, आई आर, भी की जगह ई अगर लिखते हो क्योंकि यह भी ईएमएफ ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो ई बराबर आई आर, और ई अपॉन आर कितना हो जाएगा, आई कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि जो करंट होता है ड्यू टू ए सिंगल सेल, वो कह सकते हैं कि एन टाइम्स होता है, कितना टाइम्स होता है, एन टाइम्स ड्यू टू एन टाइम्स दी करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, यानी जो टोटल करंट होता है, क्या बोलेंगे हम लोग कि टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ये आई क्या था यहाँ पे, आई है टोटल करंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट इज आई टोटल जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, कब का ये सिचुएशन है, तो जब आर की वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा तब। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो करंट टोटल होगा वो एन टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा। ठीक है, और एन ई अपॉन आर, ई अपॉन आर किसके वजह से है, तो एक में ऐसा आएगा। ठीक है, यानी एन टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। ठीक है, ये एन टाइम्स वैल्यू इसका रहेगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सिचुएशन था किस चीज़ के लिए। हाँ, दूसरा सिचुएशन यह भी लेकर के चलते हो कि अगर आर की वैल्यू बहुत बहुत कम है, ये तो हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया, इतना आप वीडियो को पॉज करके छाप लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। इसी सिचुएशन में मान लेते हैं केस नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, तो केस नंबर सेकंड में यह बोल दिया कि आर की वैल्यू अगर बहुत बहुत कम है, तो अगर कम रहेगा तो क्या करेंगे, उस सिचुएशन में इसको हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और इसको नेगलेक्ट करोगे तो नीचे में कितना बच जाएगा, ऊपर में तो एन इंटू ई अपॉन नीचे में एन इंटू आर, एन से एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो बस कितना बच जाएगा यहाँ पे, ई अपॉन स्मॉल आर बच जाएगा। क्लियर है, यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जो किसके बराबर है, तो कह सकते हैं कि विच इज इक्वल टू द करेंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। ठीक है, यानी नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू द करेंट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि विच इज इक्वल टू द करेंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ठीक है, यानी एक सिंगल सेल की वजह से में जो जितना करंट होता है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, तो पहले वाले में किसके बराबर था, तो फर्स्ट टाइम वाले में हम लोग यह देख रहे थे कि एन टाइम्स था दी करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, और इसमें क्या आ रहा है, उसी के बराबर इक्वल टू दी करेंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है पता चल रहा है, उसमें एन टाइम्स की बता रहा है और इसमें सिंगल का बता रहा है। ठीक है, उसमें सिंगल का एन टाइम्स था और इसमें सिर्फ सिंगल का है। तो ये सिचुएशन रहा हमारा किस चीज़ के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी संदेह होता है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये बात हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये 2 इसमें सीरीज़ में था हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो इसी में एक नोट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या देख रखा था, तो इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि सभी का रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी ईएमएफ की वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल सेल है। मतलब कि अगर आइडेंटिकल नहीं रहा तो उसके लिए एक एग्जांपल या एक नोट पॉइंट में करके मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि क्या होगा। तो एक नोट पॉइंट आप लिख लोगे, क्या है, मान लेते हैं कि व्हेन 2 सेल्स, 2 सेल है ऑफ ईएमएफ मान लेते हैं कितना है, E1 एंड E2। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया। अब देखो कनेक्शन कैसे किया हुआ है, ये इस तरह से है, इसका ईएमएफ कितना है, E1 है, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R1 है। ठीक है, ये पूरा एक सेल हो गया। और उसी तरह से एक दूसरा सेल है, कॉम्बिनेशन देखना, इसका छोटा इस छोटे प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, और इसका ईएमएफ कितना हो गया, E2। ठीक है, बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से मान लेते हैं, ये कनेक्टेड है। ऐसा एक को समझ लोगे, बाकी एक से ज़्यादा, 2 या 3 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन आपसे पूछेगा भी नहीं कभी। तो इस सिचुएशन में देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अगर अगला मैं फिगर बना करके ही आपको बताऊं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, 2 ही हो सकता है इसमें। और एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है ही, तो ये R हो गया। अब देखो तो इसका रेजिस्टेंस बता सकते हो, तो दोनों सीरीज में था तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस टोटल। लेकिन इसका रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे तो देखो दोनों का एंड उल्टा है, तो जब एंड उल्टा रहता है तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ईएमएफ हो जाएगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, या E2 माइनस E1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके पहले मोड लगा दो, कुछ भी आए वैल्यू आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब ये किए, तो पहले सीन में हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से कनेक्टेड था। ठीक है, यानी इसका बड़ा छोटा, इसका बड़ा, फिर इसका छोटा आएगा, फिर इसके बड़ा से कनेक्टेड होगा इस तरह से। लेकिन अगर छोटा से छोटा कनेक्टेड है, या मान लेते हैं बड़ा से बड़ा कनेक्ट कर दिया है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस तरह का सीन लेकर के चलते हैं। यानी बैटरी उल्टा है तो आप काम साइन बस उसका उल्टा कर दो, साइन उल्टा कर दोगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एक नोट पॉइंट में हमने आपको बता दिया। अब अगला सीन आता है किस चीज़ का, तो अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल के लिए, कि अगर पैरेलल में कनेक्शन होता है तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, यानी सेकंड में हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल में अगर कनेक्शन किया हुआ है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले तो पैरेलल का सीन आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल का सीन कैसा होने वाला है। तो इसका सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, सभी सेल जो अलग अलग इसमें हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए थे, इसमें हम लोग किस चीज़ में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। इस तरह से ये पूरा एक सेल हो जाएगा, ये दूसरा सेल हो जाएगा, और ये तीसरा, 3 लेकर के ऐसा ऐसा n टाइम्स रह सकता है। बीच में मैं ऐसे ऐसे डॉट दे दे रहा हूँ, डॉट का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, ये और इन सभी को कनेक्शन किया गया है पैरेलल में विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, ईएमएफ सबका ई ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, यानी सबका ईएमएफ ही आइडेंटिकल ही है इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया है। अब आपसे यह बोल दिया गया कि इसमें भी आप उन्हीं सभी चीज़ों का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इसमें एक स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं इसमें कंसीडर क्या किए हैं हम लोग, तो कंसीडर किए हैं m, उसमें n माने थे, इसमें कितना मान ले रहे हैं, m। कंसीडर m आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ कितना है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सबका कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, R कनेक्टेड है किस चीज़ में, R कनेक्टेड इन पैरेलल, किससे कनेक्टेड है, विथ
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप बताइए कि चूँकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ बता सकते हो कितना होगा? टोटल ईएमएफ कुछ याद आता है आपको? 10th में भी पढ़े होंगे ये सब। क्या बोले थे कि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है सभी का, मतलब कि जो एक का ईएमएफ है वही सभी का ईएमएफ रहेगा। यानी इसमें टोटल ईएमएफ की अगर बात करोगे, याद करो कुछ अगर इस तरह से मान लेते हैं कि पैरेलल में चला गया है, रेजिस्टेंस में हम आपको बताया था कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहता है? सेम रहता है। इस तरह से अगर कनेक्शन है, यहाँ पे मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हो, तो सभी के क्रॉस में कितना 12 ही रहता था, याद आ रहा है? इसका मतलब कि ईएमएफ तो टोटल कितना हो जाएगा? ई ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। ठीक है, और करंट की वैल्यू अलग अलग होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो टोटल ईएमएफ तो कितना हो जाएगा? आँख बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि ई ही होगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस तुमसे टोटल पूछ दिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसको 1 मान लेते हैं, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर इफेक्टिव या आर टोटल, कुछ भी मान सकते हो। तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगा? 1/r इफेक्टिव करके निकलेगा। तो 1/r इफेक्टिव बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे चला जाएगा, कितना टाइम्स? m टाइम्स चला जाएगा। तो 2 बार जोड़ोगे 2/r, 3 बार जोड़ोगे 3/r, m बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? m/r हो जाएगा। यानी दिस विल बी इक्वल टू m/r। और उल्टा कर दोगे तो r इफेक्टिव की वैल्यू कितना हो जाएगा? r/m लिख सकते हैं ऐसा। तो ये r इफेक्टिव की वैल्यू हो गया, और ये हमारे पास हो गया टोटल ईएमएफ। अब इसका वैल्यू, इस टोटल का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया? तो r/m रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसके साथ ये क्या सीरीज में है? बिल्कुल सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर तुमसे पूछा जाए पूरे सर्किट में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता सकते हो? तो टोटल रेजिस्टेंस बिल्कुल बता सकते हैं कि ये हो जाएगा r/m और प्लस कैपिटल R। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है। तो हैंस टोटल करंट अब निकाल सकते हो। तो टोटल करंट बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर में टोटल ईएमएफ ले लो और नीचे में टोटल क्या ले लो? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितना है? तो ई है सर। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? तो r/m प्लस r है, तो इसको लिख लो r/m प्लस r। ठीक है, और इसको तुम सोल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा e इंटू एम, ऊपर चला जाएगा, यानी m इंटू ई अपॉन r प्लस m इंटू r, इतना इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया? m इंटू ई अपॉन r प्लस mr वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट की वैल्यू, इतना निकल करके आ गया। अब इसमें भी उसी तरह से दो अलग अलग केस ले सकते हो कि अगर r की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा रहा स्मॉल r से, और दूसरा r की वैल्यू बहुत बहुत छोटा रहा स्मॉल r से, तो दोनों सिचुएशन में आप पहले की तरह ही इसमें भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी एक अगर दो केस लोगे, दोनों को आप खुद से बनाओगे। अब पहला केस में क्या लेकर के चलोगे? फर्स्ट केस में कैपिटल R की वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल r से, तो स्मॉल r को नेगलेक्ट कर देंगे, तो उस सिचुएशन में क्या बच जाएगा? सिर्फ ऊपर में m इंटू ई और नीचे में mr। यानी यहाँ पे बस बचने वाला है आपका क्या कि करंट की वैल्यू, टोटल करंट I, तो I बराबर यहाँ पे बच जाएगा ऊपर में m इंटू ई अपॉन नीचे में m इंटू आर, m कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा E अपॉन R बस। उसी तरह से सेकंड केस क्या ले लोगे कि R की वैल्यू बहुत बहुत छोटा है स्मॉल r से, तो इस सिचुएशन में किसको हटा दोगे? कैपिटल R को हटा दोगे, यानी इसको 0 कंसीडर कर लोगे, तो यह सिर्फ इसमें कितना बच जाएगा? I की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में बच जाएगा हमारे पास I बराबर कितना? तो I बराबर बच जाएगा हमारे पास स्मॉल r, कैपिटल R को हटाना है तो बच जाएगा m इंटू ई अपॉन R।
ठीक है। तो ये 2 स्पेशल केस था इसमें। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देख रहे हो कितना सिंपल है, बस जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए, तो इसमें टोटल ईएमएफ पैरेलल में हम लोग जानते हैं सेम है, तो बस ये सेम रह गया। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इंटरनल अलग पैरेलल में जोड़ दिए और एक्सटर्नल के साथ सीरीज में जोड़ दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े तो M/R आ गया, उल्टा कर दिए तो R/M, और टोटल रेजिस्टेंस निकालिए तो इसके साथ ये सीरीज में था तो R/M + R हो गया। टोटल ईएमएफ निकाल लिए। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल का केस। और तीसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं कौन सा केस, मिक्स्ड का केस, यानी दोनों ही तरह का मिला हुआ रहेगा। तो दोनों अगर को मिला देंगे यानी सीरीज और पैरेलल आपस में मिक्स्ड अगर रहेगा, तब किस तरह से हम लोग सीन लेकर के चलते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लेकर के चला तीसरा कौन सा, मिक्स्ड के लिए। ठीक है, तो मिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरह का कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में भी उसी तरह से n टाइम्स तक है और पैरेलल में भी है। यानी इसका फिगर अगर तुम बनाना चाहोगे तो फिगर कैसा बन जाएगा बता सकते हो? तो ये है सर, बिल्कुल बता सकते हैं। ये ऐसे रहेगा, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसा ऐसा कहाँ तक चला जाएगा। कितना टाइम्स लिए थे हम लोग, n टाइम्स लेकर के चले थे। ठीक है, कितना टाइम्स, n टाइम्स, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ले लो। पैरेलल में भी है, ये पैरेलल में भी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? डस 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 कर दो और ये सबको कनेक्शन कर दो विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, और ये भी नीचे में ऐसे डस 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 कर दे रहे हैं, यानी आगे भी पूरा चलता जा रहा है और नीचे भी पूरा चलता आ रहा है n टाइम्स तक विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल R। सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। समझ गए, सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, यानी ईच हैविंग EMF E एंड ईच सेल लिख सकते हो, ईच सेल हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सभी का, स्मॉल r है। ठीक है, अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि सबको हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखो, अगर सबको इस तरह से कनेक्ट करके रखोगे तो एक रो अगर देखोगे सिंपली इस रो को, तो इस वाले रो को अगर देखेंगे, हर एक रो को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस वाले रो में क्या देख रहे हैं कि टोटल EMF कितना हो जाएगा, तो एक का E है तो N का कितना, ऐसा ऐसा N है, और नीचे में ऐसा ऐसा कितना था, M था। पैरेलल में M लेकर के चले थे पहले और सीरीज में N लेकर के चले थे। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी जिंदा रखे हैं हम लोग। तो देखो क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है सर, जैसा पहले आप लिखे थे वैसा ही लिख दीजिए। क्या लिखे थे पहले, तो पहले यह लिखे थे कि टोटल EMF जो हमारा होगा, टोटल EMF ऑफ n सेल्स इन ए रो, एक रो में, एक यह वाले रो में। ठीक है, तो एक रो में टोटल EMF कितना हो जाएगा बता सकते हो, n गो है तो n × E। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब ऐसा ऐसा कितना रो है, तो ऐसा ऐसा m गो रो है। एक रो का m कितना आ गया, n × E, और ऐसा ऐसा कितना रो है, तो m रो है। तो m रो है तो क्या EMF क्या सभी में अलग अलग होगा, पैरेलल में तो EMF क्या रहता है, सेम रहता है। क्या पैरेलल में EMF क्या रहता है, सेम रहता है। जितना एक में होगा उतना ही EMF सभी का होगा। यानी क्या लिख सकते हैं कि सिंस m रोज है, ऐसा ऐसा। ठीक है, एक रो में n × E आ गया और ऐसा ऐसा कितना रो है, m रो है। सिंस m रोज आर पैरेलल टू ईच अदर, सो नेट EMF जो होगा ऑफ ऑल सेल्स इन द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बता सकते हो।
तो जितना एक रो में होगा उतना ही सभी रो में होगा, क्योंकि पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि सेम रहता है। यानी ई इफेक्टिव यहाँ पे से कितना लिख सकते हैं, कितना बच जाएगा, n इंटू ई ही बच जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पैरेलल में जितना क्या बताया था, अभी तो बताएं ऐसा कि जितना एक में रहेगा, इसमें 12 वोल्ट है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो हर किसी में देखोगे तो इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट की वैल्यू अलग होता है, ठीक है। और सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग अलग होता है और करंट की वैल्यू सेम रहता है। इसमें भी तो क्या बोल रहा है कि सबका EMF ही है, तो फिर उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुआ, n इंटू ई डायरेक्टली कर दिए, ठीक है। अब उसी तरह से और क्या बोला जा रहा है कि एक रो में n सेल्स है कनेक्टेड। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक में कितना हो जाएगा, एक में R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, n टाइम्स जुड़ेगा तो NR, तो NR इसका, NR इसका, NR इसका, क्या समझ में बात आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें भी NR हो जाएगा, दूसरे में भी NR हो जाएगा, तीसरे में भी NR हो जाएगा, n इंटू आर, और ऐसा ऐसा कितना दूर तक चलता रहेगा, तो ऐसा ऐसा चलता रहेगा m टाइम्स। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर तुम बात करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल r इफेक्टिव बराबर 1 अपॉन, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर। क्या बात समझ में आ रहा है, कहाँ तक चला जाएगा, कितना टाइम्स तक, m टाइम्स ऐसा ऐसा हो जाएगा, m टाइम्स, तो m टाइम्स एक 2 बार जोड़ोगे तो 2 बटा एन आर, 3 बार तो 3 बटा एन आर, m टाइम्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, m अपॉन एन आर हो जाएगा, ठीक है। m अपॉन कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अब देखो m अपॉन एन आर हो गया, तो r इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, तो r इफेक्टिव जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी n इंटू आर अपॉन m हो जाएगा, ये r इफेक्टिव की वैल्यू हो गया। तो R इफेक्टिव इतना हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो उसके साथ हम लोग देख रहे थे क्या कि इसके साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव में R टोटल कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम, यानी यह वाला और प्लस R हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ये, तो इसको सेकंड। अब इसीलिए करंट निकाल सकते हो, करंट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल EMF कितना आया था, N इंटू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो R प्लस एन आर अपॉन एम, तो R प्लस एन आर अपॉन एम, इसको सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, m इंटू आर प्लस एन आर, और स्मॉल m तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, यानी m इंटू एन इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ठीक है, एम आर प्लस एन आर स्मॉल आर। तो इस तरह से ये हमारा टोटल यानी करंट की वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसमें भी चाहो तो स्पेशल केस वगैरह मान के करके अगर चलना है तो चल सकते हो कि जो करंट आपसे यह पूछ देगा कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, इसमें एक केस ले करके चल रहा हूँ मैं, ऊपर से हटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया क्या कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो देखो तो यानी एक स्पेशल केस लेकर के चल रहा हूँ कि करंट यानी I बराबर मैक्सिमम होगा, तो I बराबर मैक्सिमम होगा भाई, कब होगा I बराबर मैक्सिमम, तो देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम, हमारे पास इक्वेशन I बराबर कितना आ गया, पहले यह लिख लो, तो I बराबर हमारे पास इक्वेशन हो गया m इंटू एन इंटू ई, कितना इक्वेशन आ गया, एम एन ई अपॉन नीचे में आ गया कितना, एम आर प्लस एन स्मॉल आर, ठीक है, इतना इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर इसका मिनिमम होगा, तो मिनिमम कब होगा, यानी ऐसे भी बोल सकते हो कि मिनिमम ये कब हो, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा मतलब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, तो हार्डली 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0 अगर करोगे तो एम आर प्लस एन आर की वैल्यू हार्डली 0 होगा, तो अगर 0 हो जाएगा तो सिचुएशन में दूसरे को मान लो कि 0 हो गया है, कि समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, एम आर बराबर माइनस एन आर लिखोगे, तो माइनस एन आर, देखो एम पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, स्मॉल आर भी पॉजिटिव है, तो माइनस का कोई मतलब बनता नहीं, यानी क्या एक सिचुएशन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कब हो सकता है ये मिनिमम, तो जब दोनों की वैल्यू क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, यानी एम आर विल बी इक्वल टू एन आर, ठीक है।
नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाए पता चल गया। तो अब एम आर बराबर एन आर हो गया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एन आर अपॉन स्मॉल एम, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसके बराबर हो जाएगा, देखो तो एन इंटू आर अपॉन एम, तो एन टाइम्स किसका है, आर अपॉन एम का, यानी इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के ये बराबर है। ठीक है, सोच करके देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का। तो ये कुछ था सीन, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ये आपका टॉपिक क्लियर होता है, क्या चीज़, कौन सा टॉपिक क्लियर होता है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके आगे में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सॉल्यूशंस के साथ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। उन सभी क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे है, जितना भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाया हुआ है हर एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस है, सोल्व्ड एग्जाम्पल्स है, जो आपके बोर्ड बेस्ड के लिए अच्छा रहेगा। आप सभी क्वेश्चन को बस देख लो। ठीक है, और जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उस क्वेश्चन को बना दूंगा, यहाँ पे सामने आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले आप खुद समझने का कोशिश करो, प्रयत्न करो, तब ज़्यादा बेहतर मुझे भी लगेगा। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, कौन सा आपको पता है, तो आगे का टॉपिक हमारा इसमें आता है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ आता है, किरचॉफ्स लॉ। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, मैंने किरचॉफ्स लॉ के लिए भी, यानी लेक्चर नंबर ये 7 है, तो लेक्चर नंबर 8 जो होगा किरचॉफ्स लॉ का, वह मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसके बाद उस लेक्चर को भी देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे और बढ़ूंगा। अगर कोई संदेह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और कमेंट में यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।